मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। दोस्तों, क्या यस बैंक के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या जो रिजल्ट्स कल आए हैं उनमें ऐसे संकेत दिखे हैं जो इस ओर बयां करते हैं कि अच्छे दिन आने के शुभ संकेत दिख रहे हैं? तो हम जो है इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे इसकी, और आपके जो कुछ प्रश्न हैं उनके भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो रिजल्ट्स आए थे। देखिए, सबसे पहले जो है रिजल्ट्स में क्या देखते हैं आप लोग? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट जो है वो ऐसी चीज है कि वो जितना दिखाती है उससे ज्यादा वो छुपाती है। फिर भी अगर प्रॉफिट पर ही देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये अनुमान था कि यस बैंक जो है इस क्वार्टर में 3000 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट कर सकता है। लेकिन जो है प्रॉफिट पोस्ट किया है उन्होंने। कितना प्रॉफिट? 45 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो दोस्तों, एक बैंक के रिजल्ट को समझने के लिए काफी चीजें जो हैं वो समझनी पड़ती है। तो काफी पॉइंट्स यहां पर मैंने नोट किए हैं, इससे आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी इस बैंक के बारे में जानने में। क्योंकि दोस्तों, बैंक के रिजल्ट्स में काफी चीजें होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम, एनआईएम जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बुक वैल्यू अभी कितनी है। फिर हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, और भी कई प्रकार की चीजें जो हैं हम देखते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है उस बैंक की उस वक्त पर, वो सारी चीजें हम देखते हैं। प्रोविजनिंग, एनपीए क्या है, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहां पर जो है नेट इंटरेस्ट इनकम से। तो इस बार जो इनके इनकम है वो जो है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो तकरीबन 50% इंक्रीज हुए हैं पिछले क्वार्टर से। देखिए, मैं रिजल्ट्स में जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर कर रहा हूं पिछले क्वार्टर से। मैं ईयरली कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंपैरिजन अभी यस बैंक के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि पहले जो है वो कुछ और परिस्थितियां थी, इसलिए अभी जो है क्वार्टरली कंपैरिजन ही काफी उपयुक्त होगा। तो जो इनके नेट इंटरेस्ट जो है इनकम है वो 50% इंक्रीज हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है? आपको पता है कि बैंक जो कर्ज देती है और बदले में हम जो डिपॉजिट रखते हैं उस पे जो वो ब्याज देती हैं, तो उनका जो नेट निकालते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो है वो बढ़ा है। यहां पर जो है ये एक अच्छी बात है। बैंक जो है कई प्रकार से प्रॉफिट्स कमाते हैं, आपको पता है। सिर्फ वो लोन देकर प्रॉफिट्स नहीं कमाते, अदर सर्विसेज के थ्रू भी कमाते हैं। वो थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसे इंश्योरेंस सेलिंग का हो जाए, वहां उनको कमीशन मिलती है। म्यूचुअल फंड के थ्रू वहां कमीशन मिलती है, और भी सर्विसेज होते हैं उनके थ्रू कमीशन, पेनल्टीज का प्रॉफिट उन्हें होता है, और भी कई प्रकार की चीजें होती हैं। तो यहां पर जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसे कहते हैं, वो नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो स्टेबल रहा है, तकरीबन इतना ही। ऐसा मुझे याद है पिछले क्वार्टर में भी था। तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम जस का तस रहा है, जो कि ठीक ही माना जाएगा। इंटरेस्ट इनकम में हमें पता ही है कि एक उछाल हुई है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ पर काफी बैंक्स जो भी हैं वो लोन नहीं दे रहे हैं, उसके बजाय जो हैं वो अपने फंड्स रिजर्व बैंक में रख रहे हैं, और वहां से भी कुछ ब्याज वो ले रहे हैं। क्योंकि अभी जो है कोरोना क्राइसिस के टाइम पे कहीं ना कहीं लोन ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, लोन की जो डिमांड है वो उतनी अधिक नहीं है। आप इनका लोन बुक भी देखिएगा, इसे एडवांस ग्रोथ के थ्रू लिखा जाता है। जब आप बैंक के वेबसाइट पे जाके पढ़िएगा तो वो तकरीबन 4% डिक्रीज ही हुआ है। यहां पर एक शुभ संकेत है जो कि आपको ध्यान देना होगा कि जो रिटेल लोन है, जो आम आदमी का लोन का प्रोपोर्शन है ओवरऑल लोन में यस बैंक के बुक में, वो इंक्रीज हुआ है। कितना बढ़ा है? तकरीबन वो 24% के आसपास आ गया है, 24%। जैसा मुझे याद है
एक आध 2 साल पहले ये तो तकरीबन जो है 9 या 10% था, काफी कम था। ये बढ़ते जा रहा है 16, फिर अभी जो है 24% हुआ है। तो एक अच्छी संकेत है कि बैंक जो है डाइवर्सिफाई कर रही है, खुद को जो है फैला रही है। सिर्फ वो जो है कॉर्पोरेट लोन्स पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं जैसा उन्होंने पहले किया था, और इसके गंभीर और भयानक परिणाम उन्हें देखने को भी मिले थे। आपको पता ही है जो हुआ था। यहां पर जो है अगली चीज हम बोलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो है डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट जो हम आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो यहां पर 10 या 11% की ये लोग कह रहे हैं ये ग्रोथ हुआ है, वो काफी अच्छा संकेत है। क्यों है? क्योंकि यस बैंक में ट्रस्ट के इशू थे, उन पर भरोसा करने के इशू आ गए थे लोगों को। क्यों आ गए थे आपको वो भी पता है, मार्च में क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है स्टेट बैंक लेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए, जहां स्टेट बैंक सबसे आगे आया, तो स्टेट बैंक के आने से जो है एक क्रेडिबिलिटी आई, लोगों में एक भरोसा आया, तो उसका इन्हें फायदा होता हुआ दिख रहा है और आगे भी होगा। जो इनकी काशा रेशियोज हैं वो कहीं ना कहीं 26.4 के आसपास है। देखिए यहां पर काशा रेशियोज अगर 35-40% पहुंच जाए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी और बैंक्स हैं उनके 41, 42 और कुछ बैंकों के तो एक्सिस और कोटक के जो हैं वो 50% के आसपास हैं। तो ये काशा रेशियो अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये समय लगता है काशा रेशियो बढ़ाने में, क्योंकि भरोसा वापस पाने में समय तो लगेगा 2 से 3 साल। दोस्तों एनालिसिस करते वक्त मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं यस बैंक का शेयर होल्डर हूं, मैंने लिया है क्योंकि ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे। लेकिन मेरी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल बायस नहीं होने वाली है। जो नेगेटिव्स होंगे वो भी मैं बोलूंगा और पॉजिटिव हैं वो भी बोलूंगा। तो यहां पर जो है हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट जो चीज है एनपीए। देखिए बैंक में एनपीए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यही तो इनकी समस्या थी। यस बैंक में समस्या क्या थी? इनके जो इतने ज्यादा लोन्स थे वो खराब हो गए, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, तो यहां रिकवरी नहीं हो पाई। तो ये जो लोन्स हैं इनके जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास कुछ हैं। जी हाँ, और यहां पर जो है उन्होंने जो है उनमें से ज्यादातर की प्रोविजनिंग जो है कर दी है। इनका जो प्रोविजनिंग लेवल है वो गजब का है। मतलब 75% जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होंगे उनकी इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है। यानी अभी कितने लोन्स बचे हैं प्रोविजन करने के लिए? तकरीबन जो है 8,000 करोड़। इसी को क्या बोलते हैं? एनपीए बोलते हैं। ये जो है ग्रॉस एनपीए नहीं कहलाता है, ये नेट एनपीए कहलाता है। यानी इसकी जो है प्रोविजनिंग जो है बैंक अगले आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में करके वो मैनेज करेंगी। जो प्रॉफिट्स कमाएंगी इधर के जो एनपीए की प्रोविजनिंग करके वो एडजस्ट करेंगी आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में। यही तरीका होता है। नेट एनपीए को ये इस तरीके से कम करेंगे, और नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी डिक्रीज ही हुई है, तो ये भी एक शुभ संकेत है। प्लस इन्होंने कोविड-19 रिलेटेड भी कुछ प्रोविजनिंग की है। जो वायरस के कारण जो काफी बिजनेसेस तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, दिक्कत में हैं, उनसे जो दिक्कतें हो सकती है इनके लोन बुक को, उसकी भी इन्होंने कुछ प्रोविजनिंग पहले से ही कर ली है। ये भी एक अच्छा संकेत है। यहां पर जो है अगली चीज जो है इनका जो अभी रिटर्न ऑन एसेट है वो काफी कम है, तकरीबन 0.1% के आसपास है। देखिए ये कम होने के जो कारण है ये आपको पता है। अभी ये टर्न अराउंड कर रही है, ये बैंक जो है बहुत बुरे हालत में थी, अभी ये टर्न अराउंड स्टोरी की स्टार्ट हुई है। तो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी देख करके अभी कुछ अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा। फिर भी अभी देख लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 0.8% है। यहां पर जो बैंक के सीईओ साहब हैं उन्होंने जो कहा है, उनका जो इरादा है कि अगले 3 से 5 सालों में रिटर्न ऑन एसेट्स जो हैं उनको जो है यहां से बढ़ा करके 1% पे ले जाना है। यहां पर जैसे ही रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ के 1% पे आ जाएंगे काफी अच्छा होगा।
दूसरी जो बात है रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही ज्यादा कम है। तकरीबन जो है इनका प्लान है 10 से 15% ले जाने का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहां पर अगर ये आरओई को इंक्रीज करके यहां पर ले आ पाते हैं तो ये भी एक अच्छा संकेत होगा। समय तो लगेगा, यहां पर 2-4 दिनों का खेल तो है नहीं। यहां पर जो नेक्स्ट चीज है कैपिटल एडिक्वेसी, देखिए कैपिटल अब जो है इनके पास कैपिटल की कमी नहीं रही। क्यों नहीं रही? एफपीओ में जो है इन्होंने 15,000 करोड़ जो इनको मिले वहां से इन्हें काफी फायदा हुआ है। इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तगड़ी हो गई है। इनके पास इतने फंड हैं कि एनपीए के लिए प्रोविजनिंग भी कर सकती हैं। जो कोविड-19 के कारण जो बिजनेस स्ट्रेस में आई है उस कारण से जो मॉरेटोरियम जब खत्म होगा तब काफी एनपीए होंगे। याद रखिएगा हर बैंक के एनपीए बढ़ने की संभावना है। वहां पर प्रोविजनिंग करने के लिए फंड चाहिए तो फंड इन्होंने पहले ही ले लिए हैं, तो ये प्रोविजनिंग कर लेंगे। प्लस जो पैसे बचे वहां से ये ग्रोथ कैपिटल के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीजों का इन्होंने यहां पर ध्यान रखा है। अब जो है बुक वैल्यू की बात की जाए, एक बैंक को जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस बैंक की बुक जो है उसकी वैल्यू क्या है। ये बुक वैल्यू जो इनकी वेबसाइट पर इन्होंने दी कि कैपिटल इन्फ्यूजन होने के बाद जब एफपीओ का फंड आ जाएगा तो इन्होंने कहा कि 14.6 जो है ये जो है बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू क्यों जरूरी है? एक बैंक को वैल्यू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बुक वैल्यू। अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो से भी अच्छा तरीका अगर किसी बैंक को आपको रेट करना है तो पहला क्या है? बुक वैल्यू। दूसरा क्या है? बुक की क्वालिटी। तो ये सारे जो हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है। दूसरा एक और बात है कि 50% जो इन्होंने पैसा जो रिजर्व बैंक ने स्पेशल फंड जो दिया था, लिक्विडिटी जो दी थी मार्च के आसपास, वो जो संकट जो हुआ था वो 50% इन्होंने रीपे कर दिया है। बाकी भी ये जो है कर ही देंगे। अब देखिए सब कुछ तो ठीक है, टर्न अराउंड स्टोरी होते हुए दिख जरूर रही है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक चीज का, यहां पर बैंकों के एनपीए जो हैं वो पक्का बढ़ेंगे जब ये मॉरेटोरियम खत्म होगा। अभी जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है वो काफी हद तक सामने नहीं आए हैं, तो एनपीए जरूर बढ़ सकते हैं। और एनपीए बढ़ेंगे तो बुक वैल्यू जो है थोड़ा कम जरूर होगी। यानी जो बुक वैल्यू है अगर हम एडजस्टेड बुक वैल्यू निकालें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस होगा उस कारण जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो एडजस्टेड बुक वैल्यू तकरीबन जो है 10 से 11 रुपए के आसपास है एडजस्टेड बुक वैल्यू। ठीक है, एडजस्टेड बुक वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही अंदाज पे ही निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता कि एडजस्टेड बुक वैल्यू क्या होगी। तो मेरा अंदाज है 10-11 के आसपास होनी चाहिए एडजस्टेड बुक वैल्यू। अभी जो प्राइस है 12 रुपए के आसपास इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यानी कि तकरीबन 1 टाइम्स बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है। तो स्टॉक जो है वो ना ही सस्ता है काफी और ना ही महंगा है, यानी ये जो है ठीक ठाक है। 12 रुपए के आसपास जो है मेरे पास है। और टेक्निकली जो है मैं एक चीज का ध्यान देता हूं, मैं स्टॉक को तभी ऐड करूंगा और जब ये सपोर्ट के आसपास और आए, जब थोड़ी और गिरावट अगर हो जाए तो। सपोर्ट कहाँ है? टेक्निकल सपोर्ट 8.5 9.5 के बीच में है, यानी वहां एवरेज अगर आसपास वहां आता है तो मैं एवरेज करने का प्रयास भी करूंगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक में 2 बार से ज्यादा एवरेज मत कीजिएगा। नीचे जब जा रहा है तो याद रखिएगा इस चीज को, ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स कहते हैं। क्यों? अगर एक स्टॉक को आपने एक बार एवरेज किया, फिर एक बार, 2 बार, अगर उसमें ताकत है वो घूम के आपको जो है वो प्रॉफिट लाके देगा, नहीं लाके दिया तो कुछ दिक्कत है। और इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टॉक कितना भी अच्छा और कितना भी सस्ता क्यों ना हो, इन रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को जरूर याद रखिएगा। और एक स्टॉक में कभी भी मैक्सिमम 5% से ज्यादा जो है, मैक्सिमम 5% से ज्यादा फंड नहीं लगाने का प्रयास कीजिएगा। स्टार्टिंग में 2-3% लगाइए और अगर एवरेज करने की नौबत आ गई तो फिर 5% तक ले जाइए। इन सारे रूल्स को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ठीक लगा हो लाइक करके, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए वहां पर नोटिफिकेशन बेल पे। और जो है डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो जो है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।